आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे 13 सितंबर के करंट अफेयर्स। जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है डेली होती है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम रहते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहती है। चलिए फिर करते हैं क्लास को शुरू। डीबीएस बैंक ने डीबीएस बेटर वर्ल्ड पर मेटावर्स एडवेंचर का अनावरण किया। जो किया है मेटावर्स एडवेंचर का इसने अनावरण किया डीबीएस बैंक ने, जो किया डीबीएस बेटर वर्ल्ड। डीबीएस बैंक ने डीबीएस बेटर वर्ल्ड जो वो लॉन्च किया है, जो ये दिखाने के लिए एक गेमिफाइड एडवेंचर है। गेमिफाइड एडवेंचर जो किसी कैसे मेटावर्स का उपयोग करना है उसे अच्छा करने के लिए किया जा सकता है। जो मेटावर्स का उपयोग है उसे अच्छी तरह से यूज करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। डीबीएस बेटर वर्ल्ड का ये एक आभासी अनुभव वैश्विक खाद्य अपशिष्ट के मुद्दे पर भी प्रकाश डालता है। अधिक खाद्य लचीला भविष्य बनाने के लिए डीबीएस बैंक ने 2020 में इसकी एक पहल थी जिसका नाम है टूवर्ड्स जीरो फूड वेस्ट। टूवर्ड्स जीरो फूड वेस्ट जो है डीबीएस ने 2020 में ये एक पहल शुरू की गई थी डीबीएस बैंक की ओर से। इस पहल में कुल मिलाकर 2000 टन से अधिक खाद्य प्रभाव जो है वो उत्पन्न हुआ था। जो ये पहल शुरू की गई थी 2020 में, इसमें 2000 टन से अधिक खाद्य प्रभाव जो है वो उत्पन्न हुआ था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। क्वेश्चन हमारा ये था, डीबीएस बैंक ने डीबीएस बेटर वर्ल्ड जो है वो मेटावर्स एडवेंचर का अनावरण किया, जिसमें जो डीबीएस बेटर वर्ल्ड जो है वो दिखाने के लिए जो कि गेमिफाइड एडवेंचर जिससे कैसे मेटावर्स का उपयोग अच्छा करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, आरबीआई ने बैंकों के द्वारा निवेश के मूल्यांकन के लिए संशोधित जो मानदंड है वो जारी किए गए, जो किए गए आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश और उनके पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए संशोधित मानदंड जो है वो जारी किए गए आरबीआई की ओर से। ठीक है, ये नए निर्देशों में निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत आधारित एवं वर्गीकरण इसमें शामिल है। बैंकों को अपने पूरे निवेश पोर्टफोलियो को 3 श्रेणी में वर्गीकृत करना होगा, जो कि होगा एसटीएम। एसटीएम मतलब परिपक्वता तक धारित, जिसकी फुल फॉर्म है परिपक्वता तक धारित। जो कि जो बैंक है वो अपने पूरे निवेश के पोर्टफोलियो को 3 श्रेणियों में उनको वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई की ओर से बोला गया है। जिनको जो पोर्टफोलियो है वो 3 उनमें डिवाइड किया जाए। तो पहला था एसटीएम परिपक्वता तक धारित, दूसरा है बिक्री के लिए उपलब्ध, बिक्री के लिए उपलब्ध यानी कि AFS, यह है हमारा बिक्री के लिए उपलब्ध। ठीक है, तीसरा हमारा और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य यानी कि FVTPL, यानी कि लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य, उचित मूल्य। ये जो है बैंकों को अपने पूरे निवेश का जो पोर्टफोलियो होगा उनको 3 श्रेणी में वर्गीकृत इस टाइप से करना होगा, जैसे कि एसटीएम यानी कि परिपक्वता तक धारित, फिर दूसरा हमारा एएफएस बिक्री के लिए उपलब्ध होना चाहिए, तीसरा था एफवीटीपीएल यानी लाभ और हानि के माध्यम से उचित उनका मूल्य होना चाहिए। ठीक है, ये था बैंकों के लिए 3 पोर्टफोलियो को जिन्हें वो वर्गीकृत करना था, जो कि आरबीआई की ओर से निर्देश दिया गया था। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका के लुइसविले शहर में, जो शहर है जिसका नाम है लुइसविले जो शहर है वो 3 सितंबर को सनातन धर्म जो दिवस है वो वहां पर घोषित किया गया है। ये अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है लुइसविले। इसमें 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस जो है वो घोषित किया गया है। लुइसविले
केंटुकी के मेयर ने शहर में हिंदू समुदाय का सम्मान करते हुए 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है, ये सनातन धर्म से एक हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पूछा जाता है सनातन धर्म दिवस जो कहाँ पर घोषित किया गया, तो अमेरिका में किया गया। तो अमेरिका किस शहर में घोषित किया गया, तो वो किया गया लुइसविले शहर में किया गया। तो ये कब मनाया जाएगा, तो वो 3 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है। इस कार्यक्रम में चित्तानंद सरस्वती, श्री रविशंकर और भगवती सरस्वती सहित आध्यात्मिक नेताओं के साथ साथ गणमान्य लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। सनातन धर्म दिवस का उद्देश्य लुइसविले में हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। जो इस सनातन धर्म का जो दिवस घोषित किया गया है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निजी नौकरी फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो किए गए श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से किए गए निजी नौकरी फर्मों के साथ। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा यानी कि एनसीएस ने पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए प्रमुख निजी नौकरी पोर्टलों, कंपनियों, नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस पे किए गए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है, जो कि एनसीएस जिसका जो उद्देश्य है इस समझौता ज्ञापन का, तो पोर्टल पर नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसर और सेवाओं को बढ़ाना है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि नौकरी चाहने वाले जो व्यक्ति होंगे उनके लिए रोजगार के अवसरों की सेवाओं को बढ़ाना है। मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाले निजी जॉब पोर्टल यानी कि एनसीएस पर अपनी रिक्तियां साझा करेंगे। ये सब जो है वो मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाले निजी जॉब पोर्टल जो रहेगा वो एनसीएस पर अपनी रिक्तियां साझा कर सकेंगे। ठीक है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार FIBA बास्केटबॉल जो है विश्व कप इन्होंने जीत लिया है। फाइनल में जर्मनी के सर्बिया को 83 से 77 को हराकर अपना पहला फीफा बास्केटबॉल विश्व कप इन्होंने जीता है। 83 से 77 की उनके नंबर रहे थे। फीफा बास्केटबॉल जो विश्व कप इन्होंने हासिल किया है। जर्मनी में 2006 में स्पेन के बाद अपने अंतिम डेब्यू में फीफा विश्व कप का ताज जीतने वाली ये पहली टीम है, जो कि जर्मनी के 2006 में स्पेन के बाद अपने अंतिम डेब्यू में फीफा विश्व कप जीतने वाला ये पहली टीम बन चुकी है। ठीक है। पुरुषों के विश्व कप में जर्मनी का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो था वो 2002 में था। 2002 में था ये सबसे जो पुरुष विश्व कप था जर्मनी का, वो पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 2002 में था, जबकि एमपीवी डर्क ने नोवित्जिकी में उन्हें कांस्य पदक दिलाया था। ठीक है, कांस्य पदक उन्हें दिलाया गया था 2002 में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी अगस्त की खुदरा मुद्रास्फीति है वो घटकर 6.83% पर आ गई है। 6.83% पर वो आ गई है हमारी खुदरा मुद्रास्फीति जो है। ये अगस्त का डेटा है। खाद्य तेल की कमी और कीमतों और सब्जी मुद्रास्फीति की मामूली गिरावट के कारण अगस्त 2023 में भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो घटकर 6.83% रह गई है। एक बार पूछ लिया जाता है हमारी खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में कितनी गई, तो 6.83% पर आ गई है। संयुक्त खाद्य मूल्य सूचकांक यानी जुलाई के 11.51% से कम होकर अगस्त में ये 11.51% से कम होकर अगस्त में ये 9.94% हो गया है। संयुक्त खाद्य मूल्य सूचकांक जो जुलाई के हैं इसके डेटा की बात कर रहे हैं। ये जुलाई में रहा था 11.51 और अगस्त में जो रहा था 9.94% रह गया है। ठीक है। खुदरा मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक में 2 से 6% लक्ष्य सीमा के ऊपर रहा है। जो लक्ष्य सीमा थी इनकी, लक्ष्य सीमा उससे ये ऊपर रहा है। खुदरा मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक का 2 से 6% के लक्ष्य की सीमा से ये ऊपर रहा है। अगस्त में अनाज की जो कीमत है, अगस्त में अगर अनाज की कीमतों की बात की जाए, अनाज
अनाज की जो कीमत है वो 11.6% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दूध और दूध उत्पादकों की मुद्रास्फीति में, और दूध की बात करें, दुग्ध की यानी कि मिल्क की बात करें, तो इसकी जो उत्पादकों की मुद्रास्फीति जो रही है वो रही है 7.7%। ठीक है। अगस्त में जो अनाज की कीमतों की रही थी वो 11.6% की बढ़ोतरी हुई थी, और जबकि दूध और दुग्ध उत्पादकों की जो मुद्रास्फीति थी वो 7.7% रही थी। ठीक है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जी क्यू जी पार्टनर्स जो है, उन्होंने ब्लॉक डील के जरिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 5 करोड़ जो शेयर जो हासिल किए गए हैं। जीक्यूजी पार्टनर्स ने 469.50 करोड़ के ब्लॉक डील लेन देन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एमडी और सीईओ के 5.1 करोड़ इक्विटी शेयर हासिल कर लिए हैं इन्होंने, जो कि 478.7 करोड़ की बिक्री आय से 299 करोड़ का भुगतान बैंक के नए शेयरों की सदस्यता के लिए आईडीएफसी ने फर्स्ट बैंक को किया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने श्री वैद्यनाथन की हिस्सेदारी 30 जून 2023 तक 0.58% से बढ़कर 1.04% हो गई है, जो रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के श्री वैद्यनाथन की जो हिस्सेदारी थी 30 जून 2023 को, तब उनकी जो परसेंटेज थी 0.58% की, अब बढ़कर उनकी कितनी परसेंटेज हो गई है, 1.04% हो जाएगी। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने K2-18b पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया, जो कि लगाया है नासा ने। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने K2-18b पर डाइमिथाइल सल्फाइड यानी कि डीएमएस का पता लगाया है, जो कि केवल जीवन द्वारा निर्मित एक अणु है। जो डीएमएस है ये केवल जीवन द्वारा निर्मित एक अणु है, जिसका पता वैज्ञानिकों ने वहां पे लगाया है। एक मिनट। ठीक है। ग्रह के वायुमंडल में मीथेन, जो ग्रह का जो वायुमंडल है वहां पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता लगाया गया है। इस जो वायुमंडल है उस पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता लगाया, जिससे K2-18b पर जल महासागर की संभावना बढ़ गई है। K2-18b जो है वो 120 प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी जो दूरी है 120 प्रकाश वर्ष ये दूर है। K2-18b जो प्लेनेट है, इस वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई गई है, और वहां पर डीएमएस यानी कि डाइमिथाइल सल्फाइड का पता लगाया गया है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय एक्सा लाइफ ने बीमा को सरल बनाने के लिए इनकम लाभ पेश किया गया है। जो किया गया है भारतीय एक्सा लाइफ के बीमा को सरल बनाने के लिए इनकम लाभ जो वो पेश किया गया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया उत्पाद यानी भारतीय एक्सा लाइफ इनकम लाभ इन्होंने पेश किया गया इनकी ओर से। इस उत्पाद का लक्ष्य बीमा को सरल बनाना और उपभोक्ताओं को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना है। इनका जो मेन लक्ष्य है उसे सरल बनाना और उपभोक्ताओं को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना है। ये जो पॉलिसी धारकों को उनके परिवारों को वित्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकम लाभ जो है ये इसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये जो योजना है गारंटीकृत आय लाभ के साथ आती है, जो पॉलिसी धारकों को अपने वित्तीय लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सऊदी अरब ने
निवेश फोरम की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई है। जो भारत और सऊदी अरब निवेश फोरम जो थी उसकी बैठक जो है वो नई दिल्ली में, अगर पूछ लिया जाता है भारत सऊदी अरब की निवेश फोरम की जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? 13 सितंबर को की गई थी। भारत और सऊदी अरब ने अपनी पहली औपचारिक निवेश संगोष्ठी में नई दिल्ली में आयोजित की। संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार करने की तरीके जो है उन पर चर्चा की गई है। इस पे दोनों पक्षों के बीच भारत और सऊदी अरब यानी दोनों पक्ष यानी कि हमारे भारत और सऊदी अरब इनके बीच 45 से अधिक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। 45 से अधिक पर इन एमओयू पर भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक जुड़ाव गहरा होने और निवेश प्रभाव में तेजी आने की उम्मीद रहेगी इससे। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति ने 13 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान जो है इसका शुभारंभ करेंगे। जो करेंगे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ कर रही हैं। भारत के राष्ट्रपति ने 13 सितंबर 2023 को एक राष्ट्रीय व्यापी स्वास्थ्य पहल यानी कि आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन जो है वो करेंगी। ये अभियान जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया जाएगा। ये अगर पूछ लिया जाता है किसके द्वारा ये लागू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा सेवा पखवाड़ा के दौरान ये लागू किया जाएगा। ये जो अभियान है आयुष्मान भव जो अभियान है 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। अभियान में 3 घटक हैं। इसके 3 घटक कौन कौन से हैं? आयुष्मान आपके द्वारा 3.0 आयुष्मान मेला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि दूसरा हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC। ठीक है, तीसरा हमारा प्रत्येक गांव और पंचायत में आयुष्मान जो सभा वो होंगी प्रत्येक गांव और पंचायतों में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ कब किया जाएगा? 13 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये कब से कब तक चलेगा? 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा, जो कि सेना पखवाड़ा के दौरान लागू किया जा रहा है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा रोहित 10,000 वनडे रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें, खेल से संबंधित जो करंट अफेयर्स में बात करें, तो रोहित जो है वो 10,000 वनडे रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज ये बने हैं। भारत के कप्तान है ये प्रेजेंट में रोहित शर्मा। उन्होंने 12 सितंबर को 10,000 वनडे रन पूरे करने वाले अपने देश के छठे और कुल मिलाकर 15वें बल्लेबाज ये बन गए हैं। रोहित ने ये उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ जो भारत एशिया कप सुपर 14 प्रतियोगिता के दौरान ये हासिल की गई है। रोहित के नाम वनडे की श्रीलंका के खिलाफ 264 रन के साथ सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने ओपनिंग करते हुए 28 शतक, ओपनिंग के टाइम 28 से उन्होंने शतक, और सचिन तेंदुलकर के 45 शतकों के बाद ये दूसरे नंबर पे हैं। ये पहले थे सचिन तेंदुलकर, उनके 45 शतक में रहे थे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं। पहले थे हमारे, अगर पूछ लिया पहले कौन थे, तो वो रहे थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और सेकंड जो बने गए वो रोहित शर्मा बने गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा FIH ने पाकिस्तान में ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के लिए जो अधिकार है वो वापस लिए हैं। FIH ने ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के लिए जो अधिकार है वो वापस लिए गए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसने मंगलवार को पाकिस्तान से जनवरी 2024 में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के लिए अधिकार जो वो वापस ले लिए गए। ये जो होने वाला था ओलंपिक क्वालिफायर, ये पाकिस्तान में
जनवरी 2024 में होने वाले थे। इसके लिए ओलंपिक क्वालिफायर ने मेजबानी के अधिकार जो वो वापस ले लिए गए हैं। पाकिस्तान ने आखिर बार 2004 में, आखिर बार पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान ने आखिरी बार 2004 में FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो इवेंट है इसकी मेजबानी की थी। 2004 में की गई थी ये पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद से अभी तक उन्होंने इसकी मेजबानी नहीं की गई है और मेजबानी हो रही थी जनवरी 2024 में। इसे भी जो अधिकार है वो भी वापस ले लिए गए हैं। हालांकि इस प्रतियोगिता को वापस ले जाने के बाद पाकिस्तान जो वर्तमान में दुनिया के 15वें स्थान पर है, अगर पाकिस्तान का स्थान पूछा जाए तो वो 15वें स्थान पर है, दुनिया में 15वें स्थान पर है एशियाई खेल जीतना होगा। पाकिस्तान पिछले 2 संस्करणों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए विफल रहा है। ये पाकिस्तान जो है पिछले 2 संस्करणों के लिए, ठीक है, ओके। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन। ये अगर पूछ लिया जाता है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन किसे मिला है तो वो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो वो ग्रीन रेलवे स्टेशन होने के लिए प्लेटिनम प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। प्लेटिनम प्रमाणन से सम्मानित से किया गया है, जो किया गया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, जो कि ग्रीन रेलवे स्टेशन होने के लिए इससे सम्मानित किया गया है। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग यानी कि IGBC, ये हमारी भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग, इसने रेलवे स्टेशनों पर हरित अवधारणाओं को अपनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग की प्रणाली विकसित की है। रेटिंग प्रणाली रेलवे स्टेशनों का मूल्यांकन 6 पर्यावरण श्रेणियों के आधार पर ये करती है। 6 जो पर्यावरण श्रेणी है उनके आधार पर ये उसकी रेटिंग देती है, जो देती है हमारी IGBC। IGBC जो है वो भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग है, ठीक है, ओके। अगर क्वेश्चन हमारा ये था ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन किसे दिया गया तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन होने के लिए प्लेटिनम प्रमाणन से इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा IICA ने NICEF ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग पर कार्यशाला आयोजित की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स यानी कि IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स, इसने हाल ही में यूनिसेफ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, ये हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE, इसके सहयोग से बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट यानी कि BRSR पर, यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है उस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का जो लक्ष्य है, उसका जो लक्ष्य है BRSR का जो लक्ष्य है वो ढांचे की व्यापक समझ प्रदान करना था। और BRSR हमारी है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। इसकी जिम्मेदारी जो व्यवसाय है उसके संचालन के लिए राष्ट्रीय निर्देशित यानी कि NGRBC, राष्ट्रीय दिशा निर्देश यानी कि NGRBC के 9 सिद्धांतों पर ये आधारित किया गया है, ठीक है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।